नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीएससी सेकंड सेमेस्टर की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। उसके अंतर्गत मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में जो कराया था बिल्कुल बेसिक टॉपिक थे, जिसमें आपने देखा थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, आपका फर्स्ट पेपर है, यानी मतलब पार्ट ए है। पार्ट ए का नाम है थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्लियर है? तो थर्मोडायनेमिक्स पार्ट ए हम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत थर्मोडायनेमिक्स वर्ड को मैंने बताया था आपको, ठीक है। और उसके बाद हीट क्या होती है, टेम्परेचर क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये सब कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ठीक है। वहाँ तक के नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल गए होंगे, तो अपने अच्छे से साथ के साथ चीज़ों को प्रिपेयर करते चले। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखो, नेक्स्ट टॉपिक कल मैंने हीट भी पढ़ा दिया था आपको और थर्मल इक्विलिब्रियम भी पढ़ा दिया था। इसके बाद हेडिंग डालो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ठीक है। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट क्या कहेंगे इसे हिंदी में, ठीक है। देखो, हिंदी में भी मैं साथ साथ आपके लिए बोलता चलूँगा। जो भी डेफिनेशन इंग्लिश में मैं लिखूँगा वो मैं हिंदी में बोलता चलूँगा, ठीक है। देखो, हिंदी के माध्यम से आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से पढ़े हुए होंगे 12th क्लास तक, और कुछ ऐसे होंगे जो अब भी हिंदी मीडियम से पढ़ रहे होंगे। तो ये क्लास तीनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट देगी। देखो, पहला टाइप कौन सा है, वे स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम से पढ़ते आए हैं और अब इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। मेन मेरा कॉन्सेप्ट यही है पढ़ाने का कि मैं अब तक जो स्टूडेंट्स 12th तक हिंदी मीडियम से पढ़े उन्हें भी साथ लेकर चलना है। और मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप बीएससी में आपको हिंदी मीडियम रखना है या इंग्लिश मीडियम, तो मैंने उसमें यही सजेस्ट किया था कि आप इंग्लिश से दूर ना भागें। अभी शुरुआत में टाइम रहता है, किसी भी सेमेस्टर या किसी भी ईयर के शुरुआत में आपके पास बहुत टाइम होता है, तो आप इस बात को कमजोरी ना बनाएं कि आप हिंदी में ही पढ़ेंगे तो ही आपके समझ में आएगा। ऐसा नहीं है, हिंदी में तो आप पढ़ते आए हैं ना 12th क्लास तक, तो अब थोड़ा इंग्लिश में भी पढ़ के देख लो। फिर क्या होगा, आप इंग्लिश में भी सहज हो जाओगे और हिंदी में तो आप पहले से ही सहज हो, ठीक है। तो दोनों लैंग्वेज पर पकड़ होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए। और आपको मैंने उस वीडियो में बताया था कि इंग्लिश के बिना नहीं है कुछ भी, और बीएससी यदि आप इंग्लिश में कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा यूजफुल आपको लगेगा जब आप बीएससी करके निकलेंगे, ठीक है। तो उन स्टूडेंट्स को, यानी जो हिंदी में फिजिक्स पढ़ते रहे हैं 12th तक और उसके बाद अब इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो मेन मेरा वही है कि हिंदी में बता दिया जाए, समझा दिया जाए, लेकिन लिखवाया इंग्लिश में ही जाए, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ अधिकतर स्टूडेंट्स इंग्लिश में ही पढ़ें। क्लियर है? क्योंकि कमजोरी थोड़ी ना बनानी है भाई, मैं भी तो हिंदी मीडियम से पढ़ा है ना, तो मैं हिंदी का विरोधी नहीं हूँ, है ना। तो इसका मतलब क्या है, बस इंग्लिश को हमें छोड़ना नहीं है। लेकिन यदि कोई स्टूडेंट अब भी हिंदी में पढ़ रहा है तो उसके लिए मैं समझा देता हूँ बोल के, और मान लो कोई लैंग्वेज मैंने लिखी तो फिर उस लैंग्वेज को जो इंग्लिश में लिखी है मैं बोल करके हिंदी में बोलता हूँ, ठीक है। तो आप नोट्स बनाना चाहें तो वहाँ से बना सकते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? और वे स्टूडेंट्स तो बिल्कुल मुक्त हैं जो 12th तक भी इंग्लिश मीडियम में पढ़े और अब भी इंग्लिश में पढ़ रहे होंगे, तो उनकी तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 3 टाइप मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स के, तो तीनों टाइप के स्टूडेंट्स को हमें अपनी क्लास के द्वारा कवर करना है, ठीक है। तो सभी के लिए समान रूप से लाभकारी होना चाहिए, है ना, जो भी हम काम कर रहे हैं। तो सभी को साथ लेके चलने वाली पद्धति अच्छी होती है। तो ठीक है, समझ गए ना। तो मैं हिंदी में भी लेके चलूँगा अच्छे से, ठीक है। और बाकी बताना आप जैसे भी जो भी समस्या आए। हेडिंग क्या है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, ऊष्मा का, मैकेनिकल का अर्थ होता है यांत्रिक और इक्विवेलेंट का अर्थ है तुल्यांक, ठीक है। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। देखो, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक या मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या है। मैकेनिकल वर्क सुना है आपने, वर्क यानी कार्य, यांत्रिक कार्य है ना, मैकेनिकल वर्क। तो जो मैकेनिकल वर्क होता है ना, जो कार्य होता है, ठीक है, मैकेनिकल वर्क जो होता है यानी
यांत्रिक कार्य है उसे बदला जा सकता है हीट में। ठीक है, आपने ये तो पढ़ा ही होगा, ये है ना, पढ़ा होगा आपने 11वीं क्लास में कि ऊष्मा को कार्य में बदला जा सकता है और कार्य को ऊष्मा में बदला जा सकता है, पढ़ा है ये बात। तो वही वाली बात है कि जो यांत्रिक कार्य है उसे ऊष्मा में बदला जा सकता है, यानी मैकेनिकल वर्क को हीट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अपोजिट भी होता है रेसिप्रोकल भी होता है। ठीक है, रिवर्सिबल कह देंगे क्योंकि इधर से भी है, यानी मैकेनिकल वर्क को आप हीट में भी कन्वर्ट कर सकते हो और हीट को आप मैकेनिकल वर्क में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या हुआ, मैकेनिकल वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एंड हीट ऑल्सो कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क, यानी यांत्रिक कार्य को ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है तथा ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है, दोनों को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है ये बात आपको पहले से ही पता होगी। ठीक है, तो देखो मैकेनिकल इक्विवेलेंट क्या है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, मैकेनिकल वर्क और हीट दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, यानी तुल्य हैं, तुल्य है। ठीक है, तुल्य है, तुल्य यानी इक्विवेलेंट, इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट है यानी बराबर नहीं है, तुल्य हैं। ठीक है क्लियर है? तो देखो मैकेनिकल वर्क और हीट दोनों एक दूसरे कैसे होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, यानी तुल्य होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में रिलेशन भी कुछ होगा, तो इनका रिलेशन ध्यान देना, W/Q जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है। W/Q क्या होता है, कांस्टेंट। और W क्या है आप जानते हो, मैकेनिकल वर्क, यांत्रिक कार्य, और Q क्या है, ये तो ऊष्मा है, हीट है। ठीक है, तो इसका मतलब है यांत्रिक कार्य तथा ऊष्मा का अनुपात नियत रहता है। क्लियर है? यानी द रेशो ऑफ वर्क, मैकेनिकल वर्क टू द हीट इज इक्वल टू कांस्टेंट या रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, इन दोनों का जो रेशो है, जो अनुपात है, वो कैसे रहता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। और इस कांस्टेंट को ही आप क्या कहते हैं, इस कांस्टेंट को आप J से डिनोट करते हैं। किससे, J से। तो देखो W/Q क्या हो जाएगा, J के बराबर हो जाएगा। W/Q किसके बराबर हो जाएगा, J के। और यहाँ से एक फॉर्मूला आएगा W बराबर J इंटू Q। ठीक है जी, तो जो J है ना, J, ये जो कांस्टेंट था J, इसे ही आप कहते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो लिख देना वेयर J इज इक्वल टू, या J इज नोन एज, ठीक है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। क्लियर है? तो चीज़ों को आप समझो, नोट्स तो आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के, तो आप वहाँ से जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं। यदि आप ज्वाइन नहीं है, PDF नोट्स वहीं पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, मेन चीज़ है समझो आप। तो समझ गए ना, मैंने कहा मैकेनिकल वर्क को हीट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, और हीट को आप मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो। इसका अर्थ क्या हुआ कि यांत्रिक कार्य को ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है तथा ऊष्मा को भी यांत्रिक कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से लैंग्वेज लिखनी होती है। और देखो दोनों का जो रेशो है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यानी यांत्रिक कार्य तथा ऊष्मा का अनुपात नियत रहता है, यानी द रेशो ऑफ मैकेनिकल वर्क टू द हीट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो दिस कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल J। इस नियतांक को कैपिटल J से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और कैपिटल J को ही आप क्या कहते हैं, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। बात समझ में आ रही है? और आपसे पूछने लगे तो ये इसकी डेफिनेशन, भाई ये तो मीन्स समझाया मैंने आपको कि ये मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट होता क्या है, ये तो मीन्स समझाया मैंने, तात्पर्य समझाया मैंने। लेकिन डेफिनेशन यदि पूछने लगे तो डेफिनेशन तो बाय फॉर्मूला दी जाती है ना, तो ये फॉर्मूला हमारा बना है, यहाँ से आप डेफिनेशन दे सकते हो। देखो डेफिनेशन में इधर लिख दे, बताता हूँ। आप जानते हो ना W बराबर क्या होता है, J इंटू Q। ठीक है जी, W बराबर J इंटू Q, या W/Q बराबर क्या है, J। तो J बराबर क्या है, W/Q। इसकी डेफिनेशन देंगे, और डेफिनेशन देने का एक मेथड मैंने आपको बता रखा है, आप पढ़े हैं फर्स्ट सेमेस्टर में भी, तो आप जानते होंगे कि मैंने बताया था नीचे वाली क्वांटिटी को 1 मान लिया जाता है।
ठीक है। यदि नीचे वाली क्वांटिटी को 1 मान लिया जाए तो क्या होता है, डेफिनेशन मिल जाती है। तो देखो इफ Q बराबर 1, ठीक है, Q कितना हो जाए 1 कैलोरी, ठीक है, कितना हो जाए 1 कैलोरी। और हाँ मैं आपको बता दूं जो J की यूनिट है ना, J की यूनिट देखो क्या होगी, J की यूनिट, इसकी तो जूल है और इसकी कैलोरी है। भाई वर्क की यूनिट मात्रक क्या होता है जूल, और हीट की ऊष्मा की क्या होती है कैलोरी। तो इसकी J की यूनिट जो होती है ना वो होती है जूल पर कैलोरी। क्लियर है, जूल पर कैलोरी। तो देखो Q बराबर 1 कैलोरी माना, तो देखो J बराबर क्या आएगा, J बराबर आएगा W, ठीक है। इसका मतलब है जो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है ना ये J, ठीक है, ये कुछ अलग नहीं है, ये वर्क डन ही है, किया गया कार्य ही है, यांत्रिक कार्य ही है। कौन सा, अब देखो कौन सा वर्क डन, वो वर्क डन जो करना होता है 1 कैलोरी हीट को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। 1 कैलोरी, इसका मतलब है भाई देखो दोनों बातों को, इन दोनों बातों को शामिल कर दें। देखो J बराबर W कब आया, हमें J की डेफिनेशन देनी है, तो J है W के बराबर, लेकिन कब है, जब Q बराबर क्या है 1 कैलोरी। इसका मतलब है हिंदी में इसकी परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है कि 1 कैलोरी ऊष्मा को प्राप्त करने में किया गया कार्य, ठीक है, क्या कहलाता है, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहलाता है। क्लियर है। तो देखो इसका मतलब ये वर्क डन ही है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, लेकिन कौन सा वर्क डन, जो 1 कैलोरी हीट को प्रोड्यूस करने में किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है द वर्क डन, यही तो W तो J के बराबर है, तो इस वर्क डन को ही कहते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो द वर्क डन टू प्रोड्यूस, क्लियर है, द वर्क डन टू प्रोड्यूस, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करें 1 कैलोरी हीट, 1 कैलोरी हीट, 1 कैलोरी हीट, या 1 कैलोरी हीट ना लिखो आप तो ऐसे भी लिख सकते हो, यूनिट अमाउंट ऑफ हीट, है ना, ऊष्मा की एकांक मात्रा, यूनिट अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। तो लिखने के बहुत तरीके हैं, ठीक है, बात समझ में आई। इसका मतलब है एकांक, ऊष्मा की एकांक मात्रा को उत्पन्न करने में किया गया कार्य ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहलाता है, ठीक है, या 1 कैलोरी ऊष्मा को, ठीक है, उत्पन्न करने में किया गया कार्य ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहलाता है, बात एक ही है। तो द वर्क डन टू प्रोड्यूस 1 कैलोरी हीट या यूनिट अमाउंट ऑफ हीट, ये क्या कहलाता है, लिख दोगे आगे, इज नोन एज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, इसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन में कोई भी डाउट आपको नहीं होगा, ठीक है जी। तो यहाँ तक आप बहुत अच्छे से कर लेना, मैं इसे रफ कर देता हूँ तो आपको समझ में आया होगा, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो आप लेना चाहो तो, ठीक है। देखो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट मैंने आपको समझाने का प्रयास किया अच्छे से, और मुझे आशा है कि आपको समझ में आया भी होगा, ठीक है। तो बताया करें कमेंट्स करके कि समझ में आ रहा है या समझाने में कोई, है ना, कमी है, जो भी बात है बताया करो, कमेंट्स जरूर किया करो। और कमेंट्स जो होती है ना वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम भी करती है, तो कमेंट्स तो करा करो, है ना। बात समझ में आई। J की यूनिट मैंने आपको बता दी है जूल पर कैलोरी, और हाँ J का मान तो आप सभी जानते होंगे, लिख लो क्या होता है 4.18 या 4.2 भी लिखते हैं, है ना, 108 को 2 लिखा जा सकता है ना। J का मान ये होता है 4.18 या 4.2, और यूनिट क्या है जूल पर कैलोरी, ठीक है, जूल पर कैलोरी। कर लोगे इसे, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। देखो अगली हेडिंग डालो, और अगली हेडिंग इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और अपने आप में जो यूनिट का नाम है, यूनिट का नाम समझते हो आप क्या है, बताओ जरा क्या है यूनिट का नाम, अपने आप को बताओ। यूनिट का नाम है जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है, यानी ऊष्मा गतिकी का शून्यवां तथा प्रथम नियम। ऊष्मा गतिकी के 2 नियम पढ़ने हैं इस यूनिट में, एक तो जीरो, है ना, जीरोथ यानी शून्यवां, और दूसरा प्रथम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अब हम पढ़ेंगे इस क्लास में कौन सा, जीरोथ लॉ। तो हेडिंग डालो, ठीक है, हेडिंग है जीरोथ लॉ, जो है ना, जीरोथ लॉ ऑफ
थर्मोडायनेमिक्स। बात समझ में आ रही होगी। इसे हिंदी में क्या कहेंगे? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। क्लियर है? प्रथम नहीं, शून्यवा। ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी क्या होती है बता चुका हूं मैं कल। तो ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम है? शून्यवा नियम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है टॉपिक। देखो भैया पहले समझ लो इसे, इसका स्टेटमेंट में लिख दूंगा फिर। देखो दो सिस्टम है, ठीक है, दो सिस्टम है, पहले वैसे समझो। दो सिस्टम है, एक सिस्टम है ए, एक सिस्टम है बी, क्लियर है, और एक सिस्टम है तीसरा सी। ठीक, देखो एक सिस्टम ए, सिस्टम यानी बताऊंगा क्या है सिस्टम। कोई बॉडी भी हो सकती है और कई सारी बॉडी का समूह भी हो सकता है ना, उसे सिस्टम कहते हैं। तो एक सिस्टम ए है, सिस्टम को हिंदी में निकाय कहते हैं, निकाय। लिखूंगा सिस्टम की डेफिनेशन आगे। तो देखो कोई एक सिस्टम ए है, कोई एक सिस्टम बी है और कोई एक सिस्टम सी है। और थर्मल इक्विलिब्रियम में आपको पढ़ा चुका हूँ, ऊष्मागतिक साम्य बोलते हैं उसे, या उसमें साम्यता बोलते हैं, हिंदी में देख लेना आप, है ना, कई शब्द बन सकते होंगे। तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। मैंने बताया था कल कि यदि दो बॉडी है या दो सिस्टम है, एक ए है एक बी है, और दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो दोनों एक दूसरे के लिए किसमें है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ऊष्मागतिक साम्य अवस्था में है। ठीक है, तो इसका मतलब देखो यहाँ पे हमें पढ़ना है जीरोथ लॉ क्या कहता है। देखो शून्यवा नियम क्या कहता है, ध्यान दे रहे हो। यदि कोई सिस्टम ए है और वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ? सी के साथ। ठीक है, और यदि कोई एक सिस्टम बी है, वो भी किस में है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सी के साथ। ठीक है, तो नियम ये कहता है कि यदि, देखो दोबारा सुन लो एक बार, कोई एक सिस्टम है, सिस्टम सी के साथ किस में है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ऊष्मागतिक साम्य में है ना। कोई एक सिस्टम है बी, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ? सिस्टम सी के साथ। तो ये नियम कहता है कि भैया जब ए सी के साथ साम्यावस्था में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, साम्यावस्था में है, तो ए और बी भी आपस में, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। बात आई समझ में? समझ में आई बात? ठीक है, सिस्टम ए दूसरे सिस्टम के साथ सी के साथ किस में था? थर्मल इक्विलिब्रियम में, दोनों का टेम्परेचर सेम था मतलब। ठीक है, सिस्टम ये जो बी है ये भी सी के साथ किस में था? थर्मल इक्विलिब्रियम में, दोनों का टेम्परेचर कैसा था? सेम। तो इसका मतलब है ये दोनों ए और बी भी आपस में किस में होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में। बात समझ में आई? तो इस नियम को ही आप क्या कहते हैं? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम। बात समझ में आई? ठीक है जी, तो इसका स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं। ठीक है, ये तो केवल समझने की बात थी, मैंने आपको समझा दिया है। अब इसे लिख लेते हैं, एक बार मैं लिख दूं, ठीक है, फिर उसका हिंदी कन्वर्जन भी आपको बता दूंगा। देखो ध्यान सुनो, समझ तो आएगा सभी को, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हिंदी और इंग्लिश की समझने में ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल वर्ड होते हैं। तो ध्यान दो, मैंने जो बात समझाई वही मुझे लिखना है। तो स्टेटमेंट है ना, इसका स्टेटमेंट क्या है? देखो भैया, मैंने कहा यदि, ठीक है, दो सिस्टम है ए और बी, और वो किसी तीसरे सिस्टम के साथ सी के साथ अलग अलग किस में है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अलग अलग कैसे? ए और बी दोनों एक साथ नहीं है सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, बल्कि अलग अलग हैं। ए सी के साथ अलग है, बी सी के साथ अलग है। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इफ टू systems A and B आर किस में है भैया? आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ऊष्मागतिक साम्य अवस्था में है। ठीक है, दो निकाय ए और बी, क्लियर है, और किसके साथ? विद, और देखो एक बात और है, ए और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन अलग अलग हैं। तो अलग अलग के लिए एक वर्ड आएगा सेपरेटली। ठीक है, तो देखो इफ टू सिस्टम्स ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम सेपरेटली, और किसके साथ? सी के साथ।
तो विद अनदर सिस्टम, ठीक है, विद ए अनदर सिस्टम, किसी दूसरे सिस्टम के साथ, जिसका नाम क्या है, सी, ठीक है। और सेपरेटली वर्ड ये कहता है कि ए और बी दोनों साथ में सी के साथ इक्विलिब्रियम में नहीं है, बल्कि ए अलग अलग है सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, और बी अलग है, ठीक है। दोनों का एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है ये दोनों अलग हैं और ये दोनों अलग हैं, ये तो क्रॉस बन गया, समझ गए ना। ये दोनों अलग हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में और वे दोनों अलग हैं, ठीक है, समझ गए। तो देखो क्या होता है, तो यही बात मैंने अभी यहाँ तक की लिखी है कि यदि दो सिस्टम है ए और बी, वो अलग अलग सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ, किसी दूसरे सिस्टम सी के साथ, तो नियम ये कहता है, ठीक है, कि ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। तो देन बोलो, तो देखो देन सिस्टम्स है ना, ए एंड बी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है, ये दोनों भी किस में होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, और किसके साथ, एक दूसरे के साथ, ठीक है, ए बी के साथ और बी ए के साथ। तो सिस्टम्स ए एंड बी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, विद ईच अदर, ईच अदर का मतलब एक दूसरे के लिए है ना। तो बात समझ में आई, जो बात मैंने आपको समझाई थी वो लिख दी है, ठीक है। यदि एक सिस्टम या दो सिस्टम है, यदि दो सिस्टम ए और बी किसी तीसरे सिस्टम के साथ सेपरेटली अलग अलग किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इस बात का अर्थ ये है कि ए सी के साथ है थर्मल इक्विलिब्रियम में और बी भी सी के साथ है थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो नियम ये कहता है कि ए और बी भी आपस में एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। तो ये बात लिखी है, इफ टू सिस्टम्स ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और सबसे मेन बात क्या है, सेपरेटली, किसके साथ, विद ए अनदर सिस्टम सी, सी के साथ, है ना। तो देन सिस्टम्स ए एंड बी और ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, ठीक है। नियम का स्टेटमेंट तो मैंने दिया, एक बार इसकी हिंदी सुन लीजिए। देखो, यदि दो निकाय ए तथा बी, है ना, किसी अन्य निकाय सी के साथ अलग अलग उष्मागतिक निकाय वो उष्मागतिक साम्यावस्था में है, तो निकाय ए तथा बी भी परस्पर उष्मागतिक साम्यावस्था में होंगे, ठीक है। बात समझ में आई। तो इस नीचे लिख देना नेक्स्ट लाइन से, दिस लॉ इज नोन एज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इस नियम को उष्मागतिकी का शून्यवां नियम कहते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल देखना चाहो तो देखो ये एक है ना पिस्टन है, इसमें गैस भरी है, ठीक है, एक बर्तन है उसमें गैस भरी है, इस तरीके से आप देखो, एक बर्तन ये है, इसमें भी गैस भरी है, ठीक है जी। मान लो ये है सिस्टम ए और ये है सिस्टम बी, ठीक है जी। और एक तीसरा सिस्टम है सी, जो क्या है, जो है एक थर्मोमीटर, है ना, इस तरीके से देख, है ना, ये क्या है, थर्मोमीटर, ठीक है। मैंने ये कहा ना, ये जो नियम समझाया इसे एग्जाम्पल से समझो। एक सिस्टम ये है ए, ठीक है, जिसमें गैस भरी है, यानी एक गैस का बर्तन है, पिस्टन है, गैस बी भरी है इसमें, ठीक है, ये सिस्टम बी है, इसमें कोई अलग गैस है, इसमें कोई अलग गैस है, और एक थर्मोमीटर है, ठीक है। तो देखो, जब ये मरकरी थर्मोमीटर है, और कौन सा थर्मोमीटर, मरकरी, आपको पता है मरकरी थर्मोमीटर जो पारे का थर्मोमीटर होता है, उसमें जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पारा ऊपर की ओर चढ़ता है, क्लियर है ना। तो देखो, जब हमने इस थर्मोमीटर को इस थर्मोमीटर के द्वारा इसका टेम्परेचर नापा, एक गैस का, ठीक है, तो जितना था, मतलब जो टेम्परेचर था, ठीक है, मान लो कितना था, मान लो कुछ भी मान सकते हो, मान लो 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है, क्लियर है। इसका टेम्परेचर थर्मोमीटर से नापा तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड मिला, बात समझ में आई। और देखो एक बात और, कि इसमें जो पारा मान लो यहाँ तक था, ठीक है, तो पारा ऊपर नहीं चढ़ा, ऊपर नहीं चढ़ने का क्या मतलब है कि भैया जितना टेम्परेचर इसका था उतना ही टेम्परेचर इसका था,
नहीं तो मान लो इसका टेम्परेचर कम होता तो जब ये थर्मोमीटर इसमें डाला जाता तो इसका जो पारे का स्तर है, मरकरी लेवल है, ऊपर बढ़ता। ऊपर लेवल नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब है पहले से ही दोनों का टेम्परेचर क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। इसका मतलब है सिस्टम ए सिस्टम सी के साथ किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अब देखो यह 50 हमने ज़्यादा मान लिया, रूम टेम्परेचर मान लो 35। भाई रूम में तो रखे हैं दोनों, तो रूम में रखे हुए थर्मोमीटर का भी टेम्परेचर 35 था और गैस जो रूम में रखी है उसका टेम्परेचर भी 35 था। हमने थर्मोमीटर को इस गैस के जार में बाहर क्या है ये पिस्टन में बर्तन में एंटर कराया तो हमने देखा कि टेम्परेचर वो नापने वाला जो मरकरी थर्मोमीटर है इसके लेवल में कुछ वृद्धि नहीं हो रही है। इसका मतलब है दोनों का टेम्परेचर क्या रहा, सेम। क्योंकि देखो जब थर्मोमीटर से पारे के थर्मोमीटर से मरकरी थर्मोमीटर से नापा जाता है किसी टेम्परेचर को तो पारा ऊपर की तरफ चढ़ता है, ये बात तो पता होगी। अरे ये वही वाला थर्मोमीटर है जो डॉक्टर के यहाँ रहता है, ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे। और यदि टेम्परेचर नापने वाले मरकरी थर्मोमीटर में पारा यानी मरकरी ऊपर की तरफ नहीं चढ़ रही है तो इसका मतलब है टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है जब इसे इसके अंदर डुबोया तो टेम्परेचर में, ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ था तो तभी तो पारा ऊपर नहीं चढ़ा, मरकरी ऊपर नहीं चढ़ी। तो इसका मतलब है दोनों का टेम्परेचर क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। ठीक है, तो दोनों का टेम्परेचर सेम रहने का अर्थ ये हुआ कि सिस्टम ए सिस्टम सी के साथ किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। बात समझ में आई। और देखो जब इस मरकरी थर्मोमीटर को इस गैस बी के साथ कांटेक्ट में रखा है ना, डुबोया, तो आपने देखा कि भैया अब भी पारा नहीं चढ़ रहा है। इसका मतलब है अब भी टेम्परेचर इन दोनों का भी कैसा रहा होगा, सेम। बात समझ में आई। तो इसका मतलब है सिस्टम ए और सी का टेम्परेचर सेम है तो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। सिस्टम बी और सी का भी टेम्परेचर सेम है तो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि भैया थर्मोमीटर के द्वारा आप इसका भी टेम्परेचर नाप रहे हो तब भी कोई चेंज नहीं हो रहा है उसके मरकरी के लेवल में, और यहाँ भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब है दोनों गैसेस का टेम्परेचर कैसा रहा होगा, सेम। तो दोनों गैसेस का टेम्परेचर सेम है तो इसका मतलब है गैस ए और गैस बी यानी सिस्टम ए और सिस्टम बी दोनों एक दूसरे के किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ऊष्मागतिक किस में है, क्या बोलते हैं, साम्यावस्था। ठीक है, उसमें साम्यावस्था में है। बात समझ में आई। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया किसका, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एक एग्जाम्पल और एक स्टेटमेंट, बस इतना लिख के पर्याप्त हो जाएगा। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। बाकी वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथ के स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए। ठीक है, और है ना, बस इतना ही सहयोग कीजिए और कोई सहयोग नहीं चाहिए। ठीक है, और अपना प्यार देते रहिए कमेंट्स के माध्यम से। अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।